मानवता कचरे के साथ बड़ी हो रही है और धीरे धीरे उसमें डूबती जा रही है। हम उस क्षण से बहुत दूर नहीं हैं जब हमारा ग्रह एक बड़ा कूड़ाघर बन जाएगा। इसके कुछ फायदे भी हैं। परित्यक्त वाहनों के कब्रिस्तान देखने में बेहद रोमांचक लगते हैं। इसके अलावा आप वहां कई मूल्यवान तत्व खोज सकते हैं। लोहे के खूबसूरत टुकड़े जिनका उपयोग कला वस्तुओं या यहाँ तक कि रेट्रो वाहनों को बहाल करने के लिए, भागों को बनाने के लिए किया जा सकता है। परित्यक्त पुरानी कारें, मोटरसाइकिलें, रेलगाड़ियां, जहाज और हवाई जहाज औद्योगिक पर्यटन के उत्साही लोगों के लिए एक सच्चा खजाना है। और आज के वीडियो में हम आपको पूरी दुनिया में परित्यक्त उपकरणों के सबसे बड़े डंप के बारे में बताएंगे। लॉकपोर्ट, न्यूयॉर्क में एक पुराना गोदाम था जो मोटरसाइकिल चालकों के बीच एक सच्ची किंवदंती थी। इस गोदाम का मालिक कोल नाम का एक आदमी था जिसके पास कई मोटरसाइकिल डीलरशिप थीं। उसने सस्ती जापानी मोटरसाइकिलें खरीदी और अंततः इन वाहनों का एक विशाल संग्रह एकत्र किया। 70 के दशक में कोल ने अपने विशाल संग्रह को संग्रहित करने के लिए एक विशेष कमरा खरीदा और 1999 में उसने इसे अपनी सामग्री के साथ बेच दिया। फ्रैंक नामक खरीदार का इरादा भंडारण कक्ष का उपयोग मोटरसाइकिल के पुर्जों के व्यापार के लिए करना था। हालांकि इमारत जीर्ण शीर्ण हो गई और फ्रैंक जीर्णोद्धार की लागत वसूल नहीं कर सका। आखिरकार स्थानीय अधिकारियों ने गोदाम पर कब्जा कर लिया, जिससे किसी और के लिए वहां संग्रहित संग्रह को देखना असंभव हो गया। नवंबर 2008 तक गोदाम में रखी अधिकांश मोटरसाइकिलें हटा दी गई थीं। कुछ को कबाड़ में दे दिया गया था। कब्रिस्तान की तस्वीरें पहली बार अप्रैल 2008 में फ्लिकर पर दिखाई दीं, जिसके बाद मोटरसाइकिल के शौकीनों ने कब्रिस्तान की खोज की और कुछ ने दुर्लभ मोटरसाइकिल और पुर्जे भी खरीदे। विमान कब्रिस्तान, जिसे आधिकारिक तौर पर डेविस मोंटन एयर फोर्स बेस कहा जाता है, 309 एरोस्पेस रखरखाव और पुनर्जनन समूह की मेजबानी करता है, जो एरिजोना रेगिस्तान के दिल में स्थित एक विशाल विमान भंडारण स्थल है। ये कब्रिस्तान 1430 फुटबॉल मैदानों के बराबर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 4200 से ज्यादा विमान हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग $35 बिलियन है। यह कहना बिल्कुल सुरक्षित है कि यह पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सैन्य विमान भंडारण सुविधा है। यहाँ संग्रहित विमान 4 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित हैं। 1000 श्रेणी में वे शामिल हैं जो बहुत अच्छी तरह से संरक्षित हैं और जरूरत पड़ने पर फिर से हवा में उड़ान भरने में सक्षम होंगे। 2000 श्रेणी के विमान अलग अलग हिस्सों में विभाजित हैं। 3000 श्रेणी में वे मशीनें शामिल हैं जो अच्छी स्थिति में हैं और संभावित रूप से भागों के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। 4000 श्रेणी के अप्रचलित विमान संग्रहालय में प्रदर्शित या नष्ट किए जा सकते हैं। छोटाग्राम, जिसे पहले चटगांव कहा जाता था, बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और देश तथा दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। ये विशाल जहाजों के कुख्यात कब्रिस्तान का घर है, जहां हर साल दर्जनों ऐसे जहाज आते हैं जिन्हें उनके मालिक छोड़ देते हैं। जहाज मालिक इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं क्योंकि वे उन जहाजों के निपटान के लिए जिम्मेदार नहीं हैं जो स्थानीय लोगों के लिए अपनी उपयोगिता खो चुके हैं। हालांकि जहाज आय का एक निरंतर स्रोत प्रदान करते हैं। वे प्लेटिंग पार्ट सहित हर संभव चीज को बचाते हैं। ये काम बेहद जोखिम भरा है। हर साल दुर्घटनाओं में दर्जनों लोग मारे जाते हैं, लेकिन जब पैसे कमाने का मौका हो तो जोखिम उठाने से कौन पीछे हटेगा। अधिकारियों का दावा है कि वे इस डंपिंग का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन आज भी किसी भी जहाज को रिश्वत के लिए छोड़ा जा सकता है, चाहे उसकी हालत कैसी भी हो। वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकृत हो चुके ब्रिटिश रेलवे ने अपने बेड़े के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नष्ट करने की योजना की घोषणा की। इसमें लगभग 650 शून्य गाड़ियां और 16 शून्य भाप इंजन शामिल थे। ब्रिटिश रेलमार्ग इतनी बड़ी संख्या में मशीनों के निपटान को संभालने में असमर्थ थे, इसलिए इनमें से कई ट्रेनें अंततः निजी स्क्रैप यार्ड को बेच दी गई। इनमें से एक बैरी बैक साउथ वेल्स में वुडहम ब्रदर्स डंप था। पहले तो इंजनों को जल्दी से काटकर स्क्रैप कर दिया जाता था, लेकिन 1965 की शरदतु में स्क्रैप यार्ड के मालिक डी वुडहम ने अपने काम को सरल बनाने का फैसला किया। उन्होंने जंग खा रहे भाप इंजनों को यार्ड में छोड़ दिया और वे जल्द ही शहर में एक लोकप्रिय आकर्षण बन गए। उत्साही लोगों को जल्दी ही एहसास हो गया कि वुडहम बंधुओं ने देश भर में बनने वाली नई रेल मार्गों के लिए दुर्लभ इंजनों को प्राप्त करने का एक शानदार मौका दिया है। दया के कबाड़ खाने में कई मॉडल अद्वितीय थे और उन्हें कहीं और नहीं पाया जा सकता था।
सितंबर 1968 में पहला बचा हुआ भाप इंजन यार्ड से बाहर निकल गया, लेकिन 1970 में भाप इंजन के बचाव की गति बढ़ गई। आखिरकार दया को आश्चर्य हुआ कि 213 इंजनों को हटा दिया गया। आखिरी भाप इंजन मार्च 2013 में बैरी से निकला था। 2013 में दिवंगत हुए दिया को भावी पीढ़ियों के लिए पुराने इंजनों को संरक्षित करने में अपनी भूमिका पर बहुत गर्व था। आज भी उनके संग्रह से कई भाप इंजन ब्रिटेन भर में रेल मार्गों पर चल रहे हैं। लिंकनशायर में स्थित RAF बेस फाल्किंगम ने 1903 में एक छद्म हवाई क्षेत्र के रूप में अपनी शुरुआत की थी। फाल्किंगम को मॉडल विमान और चालक दल के डमी से सुसज्जित किया गया था। इससे पहले कि इसे 1944 के शुरुआती हिस्से में अमेरिकी नियंत्रण में स्थानांतरित कर दिया गया था। बेस पर डगलस C-47 डकोटा मॉडल विमान का संचालन 55 में नॉर्मैंडी लैंडिंग के दौरान सक्रिय रूप से किया गया था। अप्रैल 1945 में बेस को ब्रिटिश वायुसेना के नियंत्रण में वापस कर दिया गया था और अंततः 1947 में बंद कर दिया गया था, जिसके बाद ब्रिटिश रेसिंग मोटर्स फार्मूला 1 टीम ने इसके रनवे पर परीक्षण। इसे 1959 साल बाद फिर से खोला गया और रॉयल एयर फोर्स ने इसका इस्तेमाल थोर परमाणु मिसाइलों को स्टोर करने के लिए किया, जब तक कि 1963 में इसे फिर से बंद नहीं कर दिया गया और साइट को बेच दिया गया। आज पुराने एयरफील्ड का स्वामित्व नेल्सन ग्रीन एंड सन्स लिमिटेड के पास है, जो अब इसका इस्तेमाल विभिन्न मशीनरी को स्टोर करने के लिए करता है, जिन्हें भागों में काटा जाएगा। इस साइट पर पुराने कैटरपिलर बुलडोजर, ईंधन ट्रक, क्रेन, ट्रैक्टर और द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैन्य ट्रक और बख्तरबंद वाहन शामिल हैं। यहाँ तक कि एक DKW उभयचर वाहन भी है, जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन नेपच्यून में मित्र देशों की लैंडिंग के दौरान किया गया था। सभी वाहन अपनी जगह पर खड़े हैं, धैर्यपूर्वक अपने भविष्य के भाग्य का इंतजार कर रहे हैं। रंगीमुन नामीबिया का एक छोटा सा शहर है, जो पूरी तरह से नामदेव के स्वामित्व में है, जो बियर डायमंड कार्टेल के साथ नामीबियाई सरकार के स्वामित्व में है। ये शहर ऑरेंज नदी के मुहाने के पास स्थित है। इसे विशेष रूप से हीरे के खनन में शामिल श्रमिकों के लिए बनाया गया था। क्षेत्र में प्रवेश पर सख्त नियंत्रण है। सशस्त्र गार्ड आसपास गश्त करते हैं और कोई भी व्यक्ति विशेष अनुमति के बिना हवाई अड्डे के द्वार से नहीं गुजर सकता। हीरे चुराते हुए पकड़े जाने पर 15 साल की जेल हो सकती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां श्रमिकों ने अपनी नाक में हीरे छिपाने की कोशिश की या घर में बने क्रॉसबो का उपयोग करके उन्हें बाढ़ के ऊपर फेंक दिया। एक अवसर पर एक कबूतर को हीरे से भरी एक छोटी सी बनियान पहने हुए भी पाया गया। ओरानिमुन के पास दुनिया के सबसे बड़े भूमि गतिशीलता बेड़े में से एक है, जो अमेरिकी सेना के बाद दूसरे स्थान पर है। हीरे के अवैध निर्यात को रोकने के लिए खदान में प्रवेश करने वाला कोई भी वाहन कभी भी खदान से बाहर नहीं निकलता। जंग लगी कुछ मशीनें, जिनमें द्वितीय विश्व युद्ध के टैंक शामिल हैं, जो संभवतः रेत पीसने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, 1920 साल पुरानी है। पहले मालिक गर्व से संग्रह प्रदर्शित करते थे, लेकिन अब अपनी छवि की रक्षा के लिए मशीनों की तस्वीरें लेने से मना करते हैं। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं।